पिछले वीडियो में, कल के वीडियो में हमने पहलवान की ढोलक पार्ट 4 जो हिंदी गद्य खंड का है क्लास 12th में फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखा हुआ, उसको हमने सुना। इसमें सुना था आपने लुट्टन पहलवान के बारे में, पहले पार्ट में लुट्टन पहलवान के बारे में कि बचपन में उसके माता पिता गुजर गए, गांव महामारी से, मलेरिया हैजा से पीड़ित हो गया, रात भर वो ढोलक बजाता था, क्या काम करता था, ये सारा कुछ वृत्तांत आपने पहले वीडियो में सुना। बचपन में जब माता पिता उसके गुजर गए, उसकी शादी हो गई थी तो सास ने उसका पालन पोषण किया, सास भी विधवा थी। अच्छा, फिर क्या होता है, लोग बाग उसकी सास को परेशान करते थे, इसलिए वो सोचता था कि हमें अपने शरीर को इतना सुडौल बनाना है कि मेरे शरीर को देख करके लोग डरने लगे, इसलिए उसने ये पहलवानी अपनाई। जहां पर वो रहता था पास में जो नगर था श्याम नगर, जो श्याम सिंह नाम के राजा ने उसको बसाया हुआ था, तो मेला लगवाया करते थे वो प्रतिवर्ष श्याम नगर में। तो उस बार भी मेला लगा हुआ था, नामी पहलवान वहां पर दंगल में लड़ने के लिए आया करते थे। तो जब वो मेला देखने गया तो दंगल में पहुंचा, दंगल में एक शेर का बच्चा आया हुआ था, शेर के बच्चे की उसको टाइटल मिली हुई थी जिसका नाम था चांद सिंह। तो क्या किया उसने, सभी बड़े बड़े वीरों को, सभी बड़े बड़े लड़ाके जो थे सभी को परास्त कर दिया था उसने। कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता था, उसकी कुश्ती के सामने सभी उससे बचना चाहते थे, सभी को परास्त कर दिया और श्यामनगर के लोगों को चुनौती दे रहा था, यानी कि भारतवर्ष के सभी बड़े बड़े पहलवानों को वो हरा दिया था, इसलिए उसको शेर के बच्चे की टाइटल मिल गई थी। तो वो ललकार रहा था, तो उसकी ललकार, उसकी चुनौती इस लुट्टन से सुनी ना गई। ये छोटा बच्चा था, बहुत कम उम्र में था, तो क्या किया इसने, शेर के बच्चे की चुनौती स्वीकार कर ली। वो शेर का बच्चा था, वो अपने गुरु बादल सिंह के साथ उस मेले में आया हुआ था, पंजाब से आया था, और पहले वो श्यामनगर के मेले में आया था। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता उसकी टपक रही थी। तो उसकी पहलवानी उसने ऐसी की कि सभी को परास्त कर दिया। जब सभी को परास्त कर दिया तो श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय, शिकार करना जिनको अच्छा लगता था, वो राजा श्याम सिंह जी, वो सोच रहे थे कि ये पहलवान हमारे दरबार में आ जाए तो 4 चांद लग जाए, हमारा नाम और ऊंचा करेगा ये। इसलिए वो सोच ही रहे थे, तभी उस लुट्टन ने उसको चुनौती दे दी कि तू चुनौती दे रहा है, हम तुम्हारी चुनौती को स्वीकार करते हैं। तो जहां से उसने चुनौती दी, पहले तो किंचित थोड़े समय के लिए वो मुस्कुराया, यानी कि शेर का बच्चा मुस्कुराया कि मेरे साथ ये होड़ लगा रहा है, मुझसे कुश्ती करेगा, बड़े बड़े पहलवान तो मेरे सामने टिक नहीं पाएंगे, छोटा सा बच्चा क्या करेगा। फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा, यानी कि लुट्टन पर वो चांद सिंह शेर का बच्चा टूट पड़ा। जहां से वो टूटा जैसे बाज सर्प पर टूटता है, शांत दर्शकों में खलबली मच गई, जो भीड़ बैठी थी दर्शक देखने के लिए। लोग बाग चिल्लाने लगे, अरे वो पागल है, ये लड़का पागल है, मरा, अब तो मर जाएगा ये, वो शेर का बच्चा इसको बिल्कुल मार डालेगा। पर वाहिर बहादुर लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण, जहां से उसने आक्रमण किया, बड़ी सफाई से उसने आक्रमण को संभाला और निकल कर उठ खड़ा, उसके पैंतरे में नहीं फंस पाया वो, और निकल करके उठ खड़ा हुआ और अपने पैंतरा दिखाने लगा, क्योंकि बचपन से ही वो सीखता रहा, कसरत करता रहता था, तो अपने पैंतरे दिखाने लगा। राजा साहब ने सोचा कि यार ये छोटा सा बच्चा है, मारा जाएगा, इसलिए कुश्ती बंद करवा दी गई। राजा ने कुश्ती बंद करवा दी गई और लुट्टन को अपने पास बुलाया और समझाया कि बेटा सुन, अंत में कहा कि बड़े बड़े लोग इसको चुनौती स्वीकार नहीं कर पाए, तूने कम से कम चुनौती स्वीकार की, तेरी हिम्मत की हम प्रशंसा करते हैं। उन्होंने कहा कि अभी तू छोटा बच्चा है, ले 10 रुपए, जाकर के मेला घूम, मिठाई खा लेना, मेला देख कर आओ, अपने घर चले जाओ। तो लुट्टन क्या कहता है राजा से, नहीं सरकार, लड़ेंगे, हम भी पहलवान हैं, हम अपने नगर का, अपने गांव का नाम दुआएंगे नहीं, हमें लड़ने के लिए सिर्फ आपका हुक्म चाहिए, आप कुश्ती बंद न करवाइए, अपना हुक्म आदेश दीजिए हमको। तो वो श्याम सिंह जी कहते हैं राजा साहब कि ये लड़के तुम पागल हो, अरे जाओ। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने उसको धमकाया, लुट्टन को धमकाने लगे, बड़े बड़े सिपाही जो वहां पर राजा के खड़े थे, मैनेजर खड़ा था कि बहुत शेर के बच्चे से लड़ेगा तू, अरे देह में गोश्त नहीं है, शरीर में मांस नहीं है तेरे, तो लड़ने चला है शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रहे हैं, यानी कि राजा साहब जब आपको इतना समझा रहे हैं तो क्यों नहीं मानता है, दुहाई सरकार। तो लुट्टन क्या कहता है, सरकार की दुहाई है, मैं पत्थर पर माथा पटक करके मर जाऊंगा, सिर्फ मुझे आपका हुक्म चाहिए। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था,
गिड़गिड़ाने लगा हाथ जोड़कर कि नहीं, मुझे सिर्फ आप हुक्म दीजिए, मुझे लड़ना है। तो ऐसी जब बातें राजा साहब की और लुट्टन पहलवान की जब हो रही थी, भीड़ अधीर हो रही थी, व्याकुल, कि अच्छा क्या होता है, क्या राजा साहब इस लड़के को लड़ने के लिए इजाजत देते हैं या नहीं। अच्छा, राजा साहब ने कुश्ती बंद करवा दी थी, तो जो बाजे बज रहे थे, ढोल इत्यादि बज रहे थे जो अखाड़े में बजा करते हैं, वो भी सब बंद हो गए थे। पंजाबी पहलवानों की जमायत क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी, क्योंकि वो चांद सिंह था, पंजाब का रहने वाला था। तो उसके कुछ साथी आए थे, गालियां दे रहे थे उस लुट्टन को, कई प्रकार से क्रोध अपना निकाल रहे थे लुट्टन पर। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी कि क्या होने वाला है, अब क्या इस बच्चे को, इस लड़के को राजा साहब इजाजत देंगे लड़ने की। कोई कोई लुट्टन के पक्ष से चिल्ला रहा था कि जब इसके अंदर इतना हौसला है तो चिल्ला उठता था, उसे लड़ने दिया जाए, उसको लड़ने दे दिया जाए। तो अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। चांद सिंह अकेला खड़ा हुआ था, मुस्कुरा रहा था। पहली पकड़ में ही, जहां से उसने पहली पकड़ की थी, था वो छोटा लुट्टन, लेकिन पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया था चांद सिंह को, यानी कि शेर के बच्चे को, कि हाँ ये साधारण सा पहलवान नहीं है, वास्तव में इसने पहलवानी की है, साधारण व्यक्ति नहीं है ये। उसको अंदाजा हो गया था लुट्टन की शक्ति का। बेबस होकर, जब बहुत गिड़गिड़ाया वो लुट्टन, तो बेबस होकर राजा साहब ने उसको आज्ञा दे दी कि लड़ने दो, चलो ये लड़ना चाहता है तो इसको लड़ने दो। जहां से आदेश दिया वो अखाड़े में पहुंच गया। अखाड़े में जब दोनों पहलवान, सामने चांद सिंह खड़ा हुआ है वो शेर का बच्चा, इस तरफ लुट्टन, बाजे बजने लगे। दर्शकों में फिर उत्तेजना फैल गई, कोलाहल, शोरगुल होने लगा। मेले के दुकानदार भी, जो आसपास में मेला लगा हुआ था, जो दुकानदार थे दुकान बंद करके दौड़े कि चांद सिंह की जोड़ी, चांद की कुश्ती हो रही है, जिसको कोई परास्त नहीं कर पाया, उस चांद सिंह यानी शेर के बच्चे से लड़ने के लिए एक छोटा सा बच्चा आ गया है। तो देखा हम इनकी कुश्ती कैसे लड़ाई इनकी होती है। जहां से वो दोनों लड़ाई शुरू हुई, तुरंत बाजे बजने लगे। क्या बोला वो, तो उसकी स्वर को सुन करके, बाजे की, ढोलक के स्वर को सुन करके वो अपनी कुश्ती किया करता था। तो सबसे उसके कान सिर्फ उसकी ध्वनि पे लगे हुए थे कि ये ढोल हमें क्या प्रेरणा दे रहे हैं, क्या संकेत दे रहे हैं। तो उसने सुना कि ढोल में ये वाला स्वर बज रहा है जो मैं बचपन से बजाता आ रहा, चटधा गिड़धा, चटधा गिड़धा। सभी आवाज में एक ढोल, सभी ढोलों की एक सी आवाज आ रही थी, चटधा गिड़धा और चटधा गिड़धा। भरी आवाज में तभी एक ढोल, खूब ऊंची, जो जिसकी भारी आवाज थी एक ढोल की, वो अभी तक चुप था, अचानक वो बोलने लगा, वो बजने लगा। उसके स्वर क्या निकलते हैं, ढाक ढिना, ढाक ढिना, ढाक ढिना। वो समझ रहा है कि ये ढोल हमें क्या संकेत कर रहा है। वो अपनी भाषा में समझ रहा कि ये हमें कह रहा है कि वाह पट्टे, वाह पट्टे, वाह पट्टे। वो समझ रहा था, स्वर तो निकल रहा है उसमें ढाक देना। वो समझ रहा कि वाह पट्टे यानी कि मेरी तारीफ कर रहा है ये ढोल, मेरा हौसला बढ़ा रहा है, इसलिए अपने हौसले को पस्त नहीं होने देना। तो लुट्टन को चांद ने कसकर दबा लिया था। वो नामी पहलवान था चांद सिंह। तो लुट्टन जो था, वो छोटा लड़का, उसको चांद सिंह ने, यानी शेर के बच्चे ने अच्छी तरह से दबोच लिया था। लोग बाग जो दर्शक देख रहे थे, सभी चिल्ला रहे थे, अरे गया अब तो ये। दर्शकों ने तालियां बजाई कि बहुत, शेर के बच्चे से लड़ने चला था, हलवा हो जाएगा ये, अभी हलवा बना दिया जाएगा इसका। हंसी खेल नहीं है शेर के बच्चे से, बच्चू वो तू लड़ने आ गया। तो तभी उसका स्वर तो, कान तो लगा था स्वर में कि ढोल के स्वर कैसे बोल रहे। तभी एक ढोल से एक आवाज और सुनाई दी, चट गिड़धा, चट गिड़धा, चट गिड़धा। उसने कान लगाए, वो सुना कि ये हमें क्या संकेत दे रहा है। वो अपने मन में सोच रहा है कि हमें ये कह रहा है मत डरना, मत डरना, मत डरना, यानी कि हमने इसने दबोच जरूर लिया, लेकिन हमें डरना नहीं है, इससे हिम्मत नहीं हारनी है। लुट्टन की गर्दन पर, जो लुट्टन दबा हुआ था, शेर का बच्चा दबाए हुआ था, उसकी गर्दन पर केहूने डालकर, अपनी कोहनी से दबाकर चांद उसको, यानी कि लुट्टन को चित करने की कोशिश कर रहा था कि इसको हम चित कर दें और कुश्ती जीत लें। वहीं दफना दे बहादुर, बादल सिंह जो था, चांद सिंह का गुरु जो आया था साथ में, वो अपने शिष्य को, यानी कि शेर के बच्चे को उत्साहित कर रहा था कि उसको दफना दे, वहीं परास्त कर, जल्दी से चित कर दे और हरा इसको। अब लुट्टन को कस के दबाए थे, कहा एक नामी पहलवान और कहा एक छोटा सा पहलवान गांव का। तो लुट्टन को कस के दबाया था वो अपनी कोहनी से। उसकी आंखें बाहर निकली आ रही थी लुट्टन की, उसकी छाती फटने को हो रही थी। राजमत, जो राजा के पक्षधर थे, बहुमत, बहुत से जो दर्शक बैठे थे, सभी चांद सिंह के
पक्ष में चिल्ला रहे थे कि अब तो चांद जीतेगा, समझो जीते ही गया। आप उसी के पक्ष में सब लोग थे। सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे कि वास्तव में चांद तू शेर का बच्चा है। तभी कहते हैं कि तुझे किसी ने परास्त नहीं कर पाया। देखो अब आंखें निकली जा रही, वो अभी हलवा होने वाला है। ये लुट्टन के पक्ष में जितना समाज बैठा हुआ था, जितना दर्शक, कोई भी उसके पक्ष में नहीं चिल्ला रहा था। सिर्फ उसके पक्ष में बोल रहा था सिर्फ ढोल, जिसको बचपन से वो सुनता आ रहा, जिससे प्रेरणा लेता आ रहा। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज थी, जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति और दांव पेंच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक उसके कान सिर्फ ढोल में लगे हुए थे, ढोल के स्वर को पहचानने में। अचानक ढोल की एक पतली सी आवाज उसको, लुट्टन सिंह को सुनाई देती है। एक और आवाज निकली एक ढोल से। क्या उसमें बज रहा था स्वर? धाक देना तिरकट देना, धाक देना तिरकट देना, ये स्वर निकल रहा था। लुट्टन को स्पष्ट सुनाई दिया कि ढोल क्या कह रहा है। ढोल कह रहा था दांव काटो बाहर हो, दांव काटो बाहर हो। उसको ये समझ में आ रहा कि हमें ये है, संकेत दे रहा है ये कि दांव काटो और बाहर हो जा। तो लोग बाग देख ही रहे थे, लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्टन ने तुरंत दांव काट करके बाहर उससे निकल गया, यानी कि उसके पिंजड़े से जो उसको दबोचे था उसकी पकड़ से वो बाहर हो गया, दूर हो गया। और तुरंत लपक करके उसने चांद की गर्दन पकड़ ली उछल करके। अब लुट्टन ने चांद सिंह की गर्दन पकड़ ली। वाह रे मिट्टी के शेर, जिस जमी पर ये लड़ाई हो रही उसी जमी का निकला हुआ ये बालक, शेर के बच्चे की आज गर्दन दबाए हुए है। तो वाह रे मिट्टी के शेर, अच्छा बाहर निकल आया, इसलिए तो जनमत बदल रहा। अब जनमत बदलने लगा, कुछ लोग उसके पक्ष में तो कुछ लोग लुट्टन के पक्ष में। अब दोनों के पक्षधारी लोग हो गए। तभी उसने सुना लुट्टन ने कि एक मोटी और भौड़ी आवाज वाला, खूब मोटी और भौड़ी आवाज जिस ढोल की थी वो अचानक बज उठा। चटाक चढ़ा, चटाक चढ़ा, ये स्वर निकल रहा था उस मोटी भौड़ी आवाज वाले ढोल से। चटाक चढ़ा, चटाक चढ़ा। उसने कान लगाए कि हमें क्या संकेत दे रहा है ये ढोल। सुनाई दिया उसको स्पष्ट कि ये हमें कह रहा है उठा के पटक दे, उठा पटक दे, ऐसा कह रहा है। लुट्टन ने चालाकी से, तभी लुट्टन ने चालाकी से दांव और जोर लगाकर, खूब जोर लगाया, जितनी उसके शरीर में शक्ति थी पूरी ताकत लगा दी और चांद को जमीन पर दे मारा। यानी कि चांद को उसने पटक दिया भी जमीन पर। तभी एक स्वर और सुनाई दिया ढोल का। वो क्या बोल रहा था? धिका धिना दिख देना, धिका धिना दिख देना। अर्थात वो समझ रहा था ये अब कह रहा है चित करो, चित करो, यानी कि इसको अब चित कर दो, तुमने पटक तो दिया, इसको चित्त कर दो। अब लुट्टन ने आखिरी जोर, जितनी उसकी शक्ति थी, सारा जोर उसको लगाया और चांद सिंह को चारों खाने चित कर दिया उसने। जब चारों खाने चित कर दिया उसको, चांद सिंह यानी शेर का बच्चा चित हो गया। तभी एक ढोल और बजा, धा गिड़ गिड़, धा गिड़ गिड़, धा गिड़ गिड़। क्या सुनाई दिया कि हाँ ये ढोल हमारी तारीफ कर रहा है। मैंने चांद सिंह को चित किया तो ये हमारी तारीफ कर रहा है, यानी कि ढोल हमें कह रहा है वाह बहादुर, वाह बहादुर, वाह बहादुर। ये शब्द वो समझ रहा था। जब जनता ने देखा कि इस छोटे से लुट्टन ने इस नामी पहलवान को चित कर दिया, जनता यह स्थिर नहीं कर सकी। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि इस लड़का ने चांद सिंह को चित कर दिया, शेर के बच्चे को चित कर दिया। अब किसकी जय ध्वनि की जाए? पूरा देश हमेशा से जिसकी जय बोलता रहा, चांद सिंह की, क्या हम इसकी जय ना बोलेंगे? अब इसकी जय बोलना पड़ेगी। लुट्टन की क्या, इसने चित कर दिया कि हमारी आंखों को धोखा हो रहा है ये। तो जनता स्थिर नहीं कर पा रही थी, किसकी जय ध्वनि की जाए। फलतः अपनी अपनी इच्छानुसार किसी ने माँ दुर्गा की जय लगाई, लुट्टन की जय नहीं लगाई। किसी ने माता दुर्गा की जयकारा लगाई, किसी ने महावीर जी की जयकारा लगाया, कुछ ने राजा श्यामचंद्र जी की जयकार लगाई, जो राजा ये दंगल का आयोजन कराया करते थे। अंत में सम्मिलित जय, सभी लोगों ने एक स्वर में जयकारा लगाया, ठीक है। और ये जयकारे से पूरा आसमान गूंजने लगा। जब उसने चारों खाने चित कर दिया लुट्टन ने चांद सिंह को, तो विजयी लुट्टन कूदता फांदता हुआ उस अखाड़े में कूद फांद रहा है और ताल ठोंकता सबसे पहले कहां गया? किसी की तरफ नहीं गया, सबसे पहले बाजे वालों की तरफ दौड़ा। बाजे वालों की तरफ वो लुट्टन पहुंच गया और ढोलों को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। ढोलों को श्रद्धा पूर्वक उसने प्रणाम किया, यानी कि इन्हीं के स्वर, यानी कि ढोलों के स्वर से ही उसको विजय प्राप्त हुई। तो श्रद्धा पूर्वक उन्होंने जितने ढोल बज रहे थे सभी को प्रणाम किया। फिर दौड़ करके उसने राजा साहब को, तुरंत राजा साहब के पास आया और राजा साहब बैठे हुए थे, उनको गोद में उठा लिया। राजा साहब को लुट्टन ने गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। अब वो मिट्टी से लड़के आ रहा था, मिट्टी में गिरा था कई बार, पूरा शरीर उसका, पूरा देह मिट्टी से सना हुआ था और ऐसे ही आया और राजा के कीमती कपड़े पहने जो राजा साहब बैठे थे उनको गोद में उठा लिया।
यानी कि राजा के सारे कपड़े, कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति दिखाई, थोड़ी गुस्सा प्रकट की कि हमारे महाराज के कीमती कपड़े इसने खराब कर दिए, बताओ तो गंदी मिट्टी से कपड़े खराब करवा दिए। किंतु राजा साहब बहुत प्रसन्न थे, उस लुट्टन को देख करके बड़े प्रसन्न हुए और स्वयं उसे छाती से लगा करके गदगद होकर के कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने आज इस मिट्टी की लाज रख ली। इस जमी की, जिस जमी में ये लड़ाई हो रही है, इस मिट्टी की आज तुमने लाज रख ली, हमारे श्याम नगर की तुमने लाज रखी है। पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आंखें पहुंच रही थी। जो पंजाबी पहलवान चांद सिंह के साथ आए थे, उनकी जमायत, जो उनके भीड़ भाड़ थी, सभी पंजाबी पहलवान उसकी आंखें पहुंचने में लगे हुए थे चांद सिंह की, क्योंकि बेचारा आज पहली बार हारा था और एक साधारण से लड़के से। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, पुरस्कार तो बहुत सारा उसको दिया ही, पुरस्कार दिया गया और उसको अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया, सदैव के लिए अपने दरबार में उसको रख लिया। तब से लुट्टन राज पहलवान घोषित कर दिया गया, राजा का पहलवान, राजा के दरबार में रहने वाला पहलवान इसको घोषित कर दिया गया। और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राजा साहब उसको क्या कह के पुकारते थे? लुट्टन सिंह। राज पंडितों ने पहले तो मोह बिचकाया कि जाने किस जाति का है, बताओ तो राजा साहब ने थोड़ी सी इसने जीत लिया, अपने दरबार में रख लिया। मोह बिचकाया कुछ पंडितों ने कि जाने कौन सी जाति का होगा। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे, वो ठाकुर थे, क्लीन शेव, चेहरे को संकुचित करते हुए, उनको भी उसका वहां रहना, ये राजा के दरबार में रहेगा, उनको भी अच्छा नहीं लगा। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, ये अन्याय है, हमें ऐसे किसी को बिना जाने पहचाने नहीं रखना चाहिए। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ अपने दरबारियों से, अपने पंडितों से और अपने मंत्रियों से सिर्फ इतना कहा कि उसने क्षत्रिय का काम किया है। आज जो काम किया है, जो बड़े बड़े क्षत्रिय नहीं कर पाए, उसने वो कार्य किया है। तो इसकी हमें जाति नहीं देखना, इसका कर्म देखना है कि कर्म किस क्वालिटी का है इसका। इसने क्षत्रियता का काम किया, इसलिए हमारी नाम में भले ये कौन सी जाति का हो, लेकिन आज ये क्षत्रिय काम किया, हम इसको क्षत्रिय मानते हैं। तो काम उसने क्षत्रिय का किया। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति, जिस दिन उसने चांद सिंह को पछाड़ा, जो भारत में फेमस था, तो उसकी कीर्ति, उसका यश, उसका नाम बहुत दूर दूर तक फैल गया। बताओ, चांद सिंह को परास्त कर पाया तो एक साधारण सा लड़का लुट्टन सिंह ने परास्त कर दिया। अब राज दरबार में लुट्टन सिंह रहने लगा। तो राज दरबार में जानते हैं सभी प्रकार की सुख सुविधाएं वहां पर मिलती हैं। तो नित्य प्रति उसको पौष्टिक भोजन मिलने लगा, व्यायाम करता था वो अच्छी तरह से, तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने, राजा बहुत स्नेह करता था लुट्टन से, उसकी प्रसिद्धि में 4 चांद और लगा दिए। कुछ वर्षों में, कुछ साल उसको राजा के पास रहते हुआ कि एक एक करके जितने क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों के नामी पहलवान थे, सबको उसने मिट्टी सुंघा दी और आसमान दिखा दिया, यानी कि सभी को उसने परास्त कर दिया। अच्छा, एक और पहलवान का नाम आता है, एक तो चांद सिंह को उसने परास्त कर दिया और बहुत सारे पहलवानों को उसने परास्त किया। एक और था काला खां नाम का। काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी, काला खां भी एक पहलवान था, नामी पहलवान था उस समय का। तो उसके संबंध में तो एक बात प्रचलित थी कि वह ज्यों ही लंगोट लगाकर अखाड़े में उतरता था और आली कह करके, आली का उच्चारण कह करके अपनी प्रतिद्वंदी पर जब वो टूटता था काला खां पहलवान, तो प्रतिद्वंदी पहलवान को उसको देखते ही है, जहां से वो काला खां को देखता था, उसका जो प्रतिद्वंदी पहलवान होता था उसको पहली लकवा मार जाता था, पहली वो अपने को परास्त समझ लेता था। लेकिन लुट्टन ने, जब लुट्टन की उससे लड़ाई हुई, उसने दंगल में लुट्टन ने उसको भी पटक कर लोगों का भ्रम दूर कर दिया कि ऐसा नहीं है कि जो काम नहीं होता रहा वो होगा नहीं, अगर ये परास्त कभी नहीं हुआ तो परास्त कभी होगा नहीं। तो लोगों का भ्रम को उसने उधर भी दूर किया। अच्छा, ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरज था, महावीर ठाकुर बाड़ा था, यानी कि राजघराने के जो बाड़ा था आगे, वहां पर ये लुट्टन क्या किया करता था? गरजता था। महावीर लोग समझ लेते, पहलवान बोला, महावीर की ध्वनि का उच्चारण किया करता था नित्य प्रति। लोग बाग समझते थे कि राज दरबार का नामी पहलवान लुट्टन बोल रहा है, ये उसकी आवाज आ रही है। जब वो लुट्टन, अब धीरे धीरे उम्र उसकी और बढ़ने लगी, काफी समय राजा के दरबार में रहते रहते हो गया। तो मेलों में जब कभी मेला लगा करता था, प्रतिवर्ष मेला लगता था, तो मेलों में वह घुटने तक लंबा चोगा पहने, एक ऐसा वस्त्र उसका था जिसकी लंबाई घुटने तक आती थी, तो घुटनों तक लंबा चोगा पहन करके अस्त व्यस्त पगड़ी, सिर पर पगड़ी बांधता था, वो भी ढीली ढाली अस्त व्यस्त। तो मत वाले हाथी की तरह झूमता हुआ मेला देखते हुए चला करता था ये मेला में।
दुकानदारों को चुलह करने की सोच थी कि चलो ये पहलवान लुट्टन आ रहा है हमारी गली से, चलो इससे थोड़ी सा हंसी मजाक कर लें, थोड़ी सी चुलह कर लें। तो हलवाई, अगर कोई हलवाई की दुकान होती मेला में, तो हलवाई क्या कहता, हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, अरे पहलवान काका, लुट्टन पहलवान काका, जानते हो आज हमने अपनी दुकान में क्या बनाया है? क्या बनाया है भैया बता तो बताता वो, ताजा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता तो कर लो हमारी दुकान में बैठ करके। अब वो पहलवान कैसा था? पहलवान तुरंत बच्चों के जैसे बच्चे हंसते हैं, बच्चों जैसी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी काहे, यानी कि थोड़ी बहुत में काम नहीं चलेगा, ले आओ 1.5 सेर तो ले आओ, और बैठ जाता रसगुल्ला खाने के लिए। 2 सेर रसगुल्लों को उदरस्त करके अपने पेट में डाल करके, यानी कि 2 सेर रसगुल्ला वो हजम कर जाता, और मुंह में 8-10 पान की गिलोरियां ठूस करके, पहले गोली टाइप की चलती थी, तो 8-10 गिलोरियां पान की डाली अपने मुख में, और ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए, यानी कि पूरा मुंह पान खाने से लाल हो जाता और ठुड्डी तक उसका रस बहने लगता। अपनी चाल में मेले में घूमता रहता, अस्त व्यस्त तरीके से वो घूमा करता था। मेले से दरबार लौटते समय जब पूरा मेला वो घूम लेता, और जब दरबार को लौटने का वक्त होता तो उसका एक अजीब हुलिया रहता, अजीब हुलिया, जैसे छोटे छोटे बच्चे कार्य करते हैं वैसा कार्य वो लुट्टन किया करता था। अजीब हुलिया रहता, आंखों पर रंगीन अखरब का चश्मा, जैसे पहले छोटे छोटे बच्चे लगाया करते थे, आंखों में रंगीन चश्मा, लाल हरी पनी चढ़ी हुई, तो ऐसा चश्मा उसकी आंखों पर लगा रहता जब मेला घूम करके आता। हाथ में खिलौने को नचाता, खिलौने जैसे डमरू बजाया करते थे लोग, डुगडुगी बजाया करते थे, ऐसी हाथ में लिया, छोटे बच्चों की तरह बजाता हुआ दरबार की तरफ चला आ रहा। मुंह में एक पीतल की सीटी लिए, मेला से सीटी खरीदे, सीटी बजाता हुआ चला आ रहा है। हंसता हुआ वह अपने राजमहल को वापस जाता। बल और शरीर की बुद्धि के साथ, बल उसका बल बढ़ रहा था और शरीर की भी वृद्धि हो रही थी, इसके साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था। यानी कि पहलवान था, शरीर बढ़ रहा था, शरीर वृद्धि कर रहा था, और उसकी बुद्धि थोड़ी कम हो रही थी। दंगल में ढोल की आवाज सुनते ही, जहां से किसी भी दंगल में अगर ढोल की आवाज को सुनता, अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना तुरंत शुरू कर देता जहां होता। उसकी जोड़ी तो कहीं मिलती नहीं थी, इतना भयंकर उसका शरीर हो गया कुछ समय के बाद कि उससे लड़ने के लिए लोग बिचकने लगे। उसकी जोड़ी नहीं मिलती थी। फिर यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते कि नहीं भाई तू ना लड़, तू ना लड़, ऐसा नहीं कि कोई मर जाए। इसलिए वह निराश होकर के, जब राजा की आज्ञा नहीं होती थी तो निराश होकर के लंगोट देह में मिट्टी मल करके, पूरे अखाड़े की मिट्टी अपने शरीर में मल करके, उछल करके अपने को सांड या भैंसा साबित करता रहता। बूढ़े राजा साहब उसकी इस स्थिति को देखते हुए मुस्कुराते रहते थे। अब आगे क्या होता है, इसके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आता है। अभी तक तो राजा साहब थे, अब राजा साहब गुजर जाएंगे, बूढ़े होंगे, राजा को जो राजकुमार होगा वो राजा के पद पर पहुंचेगा। अब इसके जीवन में क्या परिवर्तन आता है लुट्टन के, ये कल के वीडियो में डालेंगे। अभी इसको यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।